हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस क्लासेस। हम लोग आज फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले दो क्लास में भी हम लोग फंक्शन पढ़े थे। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का डेफिनेशंस के बारे में, फिर डोमेन क्या होता है, फिर उस डोमेन को फाइंड कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ किए थे, है ना। सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े थे रेंज के बारे में, रेंज क्या होता है, फिर रेंज को फाइंड कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर हम लोग कुछ बेसिक्स रूल देखे थे, जैसे कि हम लोग देखे थे कि स्क्वायर करेंगे इनइक्वालिटी को तो कैसा चेंज आएगा, फिर या रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या चेंज आएगा। ये सब इतना हम लोग पिछले दो क्लास में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिकल फंक्शन कि दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होता है, फिर उसके बाद पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन बोले तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और फिर सिग्नम फंक्शन। ये चार टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, चार तरह के फंक्शन को, और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो फिर इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे क्लास वाइज क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन होता क्या है, नाम से पता चल रहा होगा ना। आइडेंटिकल फंक्शन, कोई भी दो चीज आइडेंटिकल कब होगा, जब उसका हर चीज सेम हो। अब यहाँ चूंकि फंक्शन हर चीज का मतलब इसमें क्या हुआ कि हाँ, फंक्शन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके डोमेन से और उसके रेंज से डिफाइन करते हैं, है ना। तो दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होगा, जब दोनों फंक्शन का क्या हो, डोमेन सेम हो, रेंज भी सेम हो, और उसके साथ साथ दोनों क्या हो, फंक्शन भी इक्वल हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। यानी कि एफ एक्स और जी एक्स क्या हो, दोनों इक्वल हो फॉर ऑल एक्स। जो एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, दोनों के कॉमन डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना। उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन। ये मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बाकी डेफिनेशन है यहां से आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि दो फंक्शन आइडेंटिकल है तो वो तो डोमेन रेंज इक्वल अगर मिल गया और दोनों इक्वल है तो फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें पहले से ही बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर आइडेंटिकल, हमें डोमेन को वो एक्स फाइंड करना है इस दोनों में। यानी कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, ये आइडेंटिकल फंक्शन होगा। कब होगा, किस एक्स के लिए भाई, तो डोमेन तो पता होना चाहिए ना कि किस डोमेन के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सारे फंक्शन ऑल रियल नंबर पे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक नजर में जब पहली बार आप देखोगे तो लगेगा अरे सर ये फंक्शन तो एक जैसा है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ, कि इसमें हमें दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, जबकि इसमें एक साथ डिफाइन करेंगे तो दोनों में कॉमन डोमेन आएगा। तो उसी डोमेन के लिए दोनों फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, है ना। तो हमें एक काम करते हैं ना कि आइडेंटिकल होने के लिए हम इसका डोमेन पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते हैं। दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वो हम लोग ले लेंगे, यानी उस कॉमन डोमेन के लिए दोनों क्या हो जाएगा, फंक्शन आइडेंटिकल यानी कि इक्वल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखो इसका डोमेन निकालते हैं। एफ एक्स की डोमेन क्या आ जाएगा, तो ये डोमेन निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे बताओ, तो यहाँ पे देखो पहले तो सबसे पहला केस आएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, x माइनस 2 सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे। क्यों, इक्वल डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है। अब यहाँ से दोनों से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से जो है ना दोनों का कॉमन लेंगे, तो ये आएगा सिर्फ एफ एक्स का डोमेन अभी, फिर जी एक्स का अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक लेस देन इक्वल टू 9। जब हम स्क्वायर को उधर ले जाते हैं ना इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे क्या आता है, मॉड आता है। इतना ध्यान रखना कि हाँ मॉड आ जाएगा, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और जब मॉड एक्स लेस देन 3 हो ना, तो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -3 से बड़ा हो जाएगा एक्स और लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हो गया इधर का डोमेन। अभी फिर यहाँ से डिफाइन किए तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन 2 आ गया। तो दोनों का कॉमन देखो ना, दोनों का कॉमन दिखेगा कि अगर यहाँ पे -3 है, इधर 2 है और ये 3 है। ये कह रहा है कि हम -3 से 3 लेंगे, जबकि ये कह रहा है 2 से बड़ा लेना है, 2 से इधर लेना है। तो कॉमन देखो तो सिर्फ 2 से 3 है, यानी कि एफ एक्स की डोमेन क्या हो जाएगा, फाइनली डोमेन ऑफ एफ, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ, यानी फाइनली जो हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से 3, 2 पे ओपन चूंकि नहीं लगा है और 3 पे क्लोज, ठीक है, 3 पे इक्वल है। तो ये हो गया एफ एक्स का डोमेन। फिर यहाँ से देखते हैं जी एक्स को डिफाइन करते हैं, इसका डोमेन।
इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्ट इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे एक चीज है कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं ले सकते हैं, है ना, सिंपल सा है। बाकी ये रूट के अंदर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो x इक्वल टू 3 पे ये 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम कैसे इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोग देखो पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई कितना है, x माइनस 2 ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। यहां से देखो हमें जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो ना तो कंफ्यूजन ना हो कुछ भी, इसलिए क्या करते हैं, x को पहले रखते हैं हर जगह। यहाँ भी देखो x पहले, इसमें भी x पहले, यहाँ x पहले रखने के लिए माइनस कॉमन लेकर उधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही उधर डिवाइड करेंगे माइनस से, इनइक्वालिटी चेंज, ऊपर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो तो x माइनस 3 फिर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा कितना, x माइनस 2। अब ये इनइक्वालिटी बदल गया, क्यों, चूंकि माइनस कॉमन लेके मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वेव कर्व से, यानी कि इस तरह से, यहां से आएगा माइनस 3, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। वेवी कर्व होता है ना, ठीक है। ये अब इसको हम लोग राइट साइड से शुरू करते हैं और चूंकि सब पे पावर ऑड है तो हमारा ये इंटरचेंज होते जाएगा हर पॉइंट पे इस तरह से, ठीक है। अब हमें लेना क्या है, निगेटिव लेना है, लेस देन इक्वल टू 0। तो निगेटिव यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, यानी हमें डोमेन gx का डोमेन यानी इस फंक्शन का डोमेन कितना आ जाएगा, तो डोमेन ऑफ g मैं इधर लिख देता हूं, डोमेन ऑफ g जो आ जाएगा वो आएगा, देखना, माइनस इन्फिनिटिव से -3, माइनस इन्फिनिटिव से -3। यहाँ तो ओपन, यहाँ क्लोज लेंगे, है ना, क्योंकि -3 पे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोज यूनियन, फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ है, 2 से 3, 2 पे ओपन लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 से 3, 3 पे क्लोज। ये हो गया डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ एफ ये था। हमें आइडेंटिकल फाइंड, मतलब दिया हुआ है कि वो एक्स की वो वैल्यू फाइंड करो जिसपे क्या हो, फंक्शन आइडेंटिकल हो। तो आइडेंटिकल होने के लिए दोनों का डोमेन क्या होना पड़ता है, सेम। तो हम दोनों का डोमेन से क्या लेंगे, कॉमन पार्ट्स, सिर्फ उसी कॉमन डोमेन पे क्या होगा, दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होगा। तो कॉमन देखो ये 2 से 3 है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी कितना है, यहां से यहां तक है। तो दोनों का जब कॉमन लेंगे तो दिख रहा होगा सिर्फ 2 से 3 कॉमन है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ का इंटरसेक्शन ले डोमेन ऑफ जी से, तो वो आ रहा है सिर्फ 2 से 3, यानी कि दोनों फंक्शन एफ एंड जी, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन आइडेंटिकल होगा सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पीस वाइज। आइडेंटिकल फंक्शन इजी था, है ना, सिंपल सा है। डोमेन को क्या करना है, अगर सिर्फ चेक करना हो कि आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो हम दोनों का डोमेन निकालेंगे, दोनों का डोमेन सेम आ गया, रेंज सेम आ गया, तो पक्का है कि फंक्शन दोनों एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले, पीस वाइज इसलिए इसको बोलते हैं ना कि ये ब्रेक होता है, ये फंक्शन जो है ना इस तरह से चेंज, टूटता जाता है, हर इंटरवल में टूट जाता है ये फंक्शन, है ना। ये हो चाहे फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो, चाहे फिर वो सिग्नम फंक्शन, तीनों में ऐसा होता है, ठीक है। सॉरी। तो आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप ऑफ फंक्शन। इसी का नाम क्या है, सबसे पहला पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आ गया क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप ऑफ फंक्शन, ठीक है। स्टेप ऑफ फंक्शन ये, चूंकि हम लोग जब इसका ग्राफ देखेंगे ना तो ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चेंज होता जाता है, यानी सीढ़ी जैसा होता है इसका ग्राफ, इसलिए इसका नाम स्टेप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सिंपल सा है, नाम में पता चल रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ये एक ऐसा मशीन है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर तुम इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा इंटीजर मिलेगा, है ना। अब आता है कि सर इंटीजर कौन सा मिलेगा। अगर यहाँ पे भी देखो 2 से 3 केस है। सबसे पहला केस, अगर मैं इंटीजर इनपुट डाला, अब मैं इनपुट में डाला मान लो इंटीजर 2, तो इसका इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दूसरा, अगर मैं इसके अंदर डालूं निगेटिव वाला इंटीजर, तब भी इंटीजर तो इंटीजर ही है ना, तब भी निगेटिव। इंटीजर्स को इंटीजर क्या बनाएगा, वो खुद ही इंटीजर है, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं इनपुट डाला 2 पॉइंट मान लो कि 3। अब देखो इसका इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है यानी उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि इसमें अंदर तुम कुछ भी डालो तो ये बाहर क्या निकालेगा, इंटीजर बना के निकालेगा। अब वो इंटीजर जो होता है ना, वो जो x डालते हैं उससे जस्ट पहले वाला होता है। यानी कि अगर हम लोग 3.2 डाले तो देखो 3 आया, 2.3 डालेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। निगेटिव में अगर मैं डालूं -1.2, ठीक है, यहाँ तो -1.2 से पहले यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे कहीं पे होगा -1.2 और इधर होगा -2। तो -1.2 से जस्ट पहले इंटीजर देखो तो क्या है, -2 है। तो इसीलिए -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह से -3.2 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी सिंपल सा डेफिनेशन है ना। यानी कि यहाँ से ये भी देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है इक्वल होता है, इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है लेस देन इक्वल टू होगा ग्रेट एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स। यानी जो भी एक्स इसमें इनपुट डालेंगे ना उससे छोटा होगा या फिर मैक्सिमम क्या होगा, इक्वल हो सकता है। जैसे ये देख लो 2.3 से जो इसका वैल्यू आया 2, ये इससे छोटा है, यहाँ पे इक्वल है, इस केस में भी -2 देखो इससे छोटा है ना। तो सिंपल से इतना क्या लेंदी दिमाग करना, इतना आसान चीज़ है कि उसके अंदर कुछ भी डालो इंटीजर बना के निकालेगा और इंटीजर जो भी निकलेगा उससे उसके जस्ट पहले वाला निकलेगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही मिलेगा, अगर डेसिमल में डालें कोई तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद यहां समझना, यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर यहां से ध्यान से देखो, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इंटरवल में लेके चलते हैं। -1 से 0 लिया, -1 से 0 का मतलब हुआ कि हम कुछ भी ले सकते हैं, -0.5 -0.3 कुछ भी ले सकते हैं। ये सब सारे नंबर क्या है, -1 से 0 के बीच का नंबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है, इंटीजर बना देना। और वो कौन सा इंटीजर बनाता है, इसके जस्ट पहले वाले इंटीजर। यानी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। यानी कि -1 और -1 पे क्या देगा, -1 पे भी क्या देगा, -1 देगा। अब ऐसे धीरे धीरे आओ, जैसे ही आते जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम 0 पे पहुंचेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम लोग 0 पे इसीलिए ओपन लिया है, चूंकि 0 का क्या हो जाता है, 0। तो ये ओपन का मतलब हुआ 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 से जस्ट पहले। तो यानी कि -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। उसी तरह से 0 से 1 के बीच का कोई भी इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से 2 के लेंगे, 1 से 2 वाले 1 पे तो 1 देगा, 1.2 पे भी 1 देगा, 1.5 लिए तब भी 1 देगा, लेकिन 2 पे ओपन है, मतलब 2 इसमें नहीं लेना है। जैसे ही 2 लेंगे वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी पता चल रहा है ना कि एक एक के इंटरवल पे, 1 यूनिट्स के इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज कर रहा है, इंटीजर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो हर जगह समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ग्राफ ऑफ इंटीजर फंक्शन समझना इसमें, ठीक है। देख के पता, इसीलिए देखो इसका ग्राफ देखोगा ना तो देखो स्टेप बाय स्टेप है ना, सीढ़ी जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ से यहाँ चढ़े, यहाँ से यहाँ चढ़े, इस तरह से चढ़ते हुए जा रहे हैं, छत पे पहुंच जाएंगे, है ना। यानी कि ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीढ़ी जैसा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टेप ऑफ फंक्शन दिया गया है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना कि ये ग्राफ होता कैसे। हम लोग अभी पीछे देखे थे कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, देखो y इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 से, ये वाला वैल्यू जो हमारा क्या है, 0 है और ये 1 है, 0 पे 0 देगा तो y की वैल्यू देखो 0 ही है। ये पूरा ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये है कुछ और नहीं, y इक्वल टू 0 है। ये वाला क्या है, y इक्वल टू 1 है। ये वाला क्या है हमारा, देखो तो y इक्वल टू 2 है। यानी हम 0 से 1 की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। 0 पे देखो 0 देगा, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े तब भी 0 ही दे रहा है y की वैल्यू, फिर 0 से और आगे बढ़े तब भी y की वैल्यू 0 आ रहा है। यानी कि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देगा, 0 देगा। यानी इस इंटरवल में x के इस वैल्यू के लिए y इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ तक के लिए y इक्वल टू 1 दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 देगा। अब यहाँ पे ओपन लगा है, चूंकि 1 पे शिफ्ट हो जा रहा है, कहाँ पे, 1 पे। 2 पे
1 नहीं देगा बल्कि क्या देगा, 2 देगा, इसीलिए यहाँ पे ओपन सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल शिफ्ट होते जा रहा है ना। यानी कि एक एक इंटरवल पे, वो 1 यूनिट्स के इंटरवल पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये हो गया ग्राफ ऑफ इंटीजर फंक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्रॉपर्टी आएगा तभी क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। चलो इधर देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है ना, इस एक्स से हमेशा लेस देन या इक्वल टू, और बट उसमें अगर 1 माइनस कर दें यानी x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होगा। एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग वेरीफाई करते चलेंगे इसको, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो कि कोई भी ले लिया, अगर मैं मान लूँ 3.2 लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब ये हम लोग को पता है ना कि ये जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा 3.2। इस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3.2 का, हम लोग को पता है ना कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का क्या होगा, 3 होगा, इतना पता है। अब ये देखो 3 जो है लेस देन है ना 3.2 से, इक्वल एक ही केस में आएगा जब x क्या हो इंटीजर, मान लो ये 2 है तो ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 का इंटीजर 2, तो उस केस में इक्वल आएगा जब इक्वल होगा, यानी हम x जब इंटीजर लेंगे उसी केस में इक्वल आएगा, वरना हमेशा फिर उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो देख लो 3 जो है लेस देन 3.2, और क्या कह रहा है x माइनस 1, यानी 3.2 में से 1 को माइनस करो तो 2.2, तो इससे देखो बड़ा है ना। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। ये देखो x माइनस 1 से बड़ा है और x से क्या है, छोटा है। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, x प्लस माइनस एम इक्वल टू, यानी कि कोई भी नंबर अगर इसमें इफ m इंटीजर, मान लो कि सपोज मान लो तुम ये दिया हुआ है 2.5 है और इसमें तुम 4 ऐड कर दो, तो 4 का तो 4 ही होता है इंटीजर, तो वो तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, सिंपल सा है ना। तो 2.5 प्लस 4, अगर डायरेक्ट अगर ऐसे देखो 2.5 प्लस 4 कितना होगा 6.5, 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 6। यहाँ से भी अगर हम 4 को बाहर कर दें और सिर्फ इसका निकालें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि कोई इंटीजर अगर प्लस या माइनस करे तो उसको हम डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी देखना, कह रहा है कि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम जो है ऑलवेज होगा, अगर एक साथ ऐड कर दिए फिर वो अलग अलग इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लस 1 से छोटा होगा। अब ये सब प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तुम दो इंटीजर, दो कोई नंबर ले लो, x की वैल्यू मान लो कि तुम ले लो एक 3.4 और y की वैल्यू ले लो तुम 2.7। अब इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो, इसमें देखो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा, यानी इसको प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। थर्ड डी वाला प्रॉपर्टी देखो, कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये दो वैल्यू देगा, एक बार 0 दे सकता है या फिर -1 दे सकता है। इसको चेक करते हैं, जब x इंटीजर लेंगे उस केस में इसका सम जो आएगा ना वो 0 आएगा, और जब x इंटीजर के अलावा यानी कोई भी नंबर फिर लेंगे तो उस केस में -1 आएगा। तो मैं दो लेता हूँ, पहले x इंटीजर लेता हूँ, मान लो कि लिया मैं 4 लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर इसका बताओ -4 लेना है ना, -4, ये हो गया ना x और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताओ 4 का तो 4 ही होता है और -4 का -4, तो वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि जब x इंटीजर लेंगे उस केस में दोनों का सम कितना आएगा 0। अब इंटीजर के अलावा मैं लेता हूँ, है ना, सेकेंड वाला पार्ट, इंटीजर के अलावा मान लो कि मैं लिया 2.3 लिया, तो अपने आप यहाँ पे इसका माइनस इसका निगेटिव -2.3 लेना पड़ेगा। तो बताओ 2.3 का कितना होता है 2, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 2 प्लस -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, ये नहीं कि सिर्फ -2 कर देना, ये -2.3 से जस्ट पहले आता है -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यानी कि ये देखो तो कितना आ जाएगा 2 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, यानी इस केस में आ जाएगा -1। समझ में आया? तो यानी कि इंटीजर होगा तो 0, नॉन इंटीजर के केस में -1 आएगा दोनों का सम, ठीक है। लास्ट वाला देखना, ये इनइक्वालिटी वाला, ये बहुत जरूरी है, ये सब ये वाला जो पोर्शन है ना समझना आसान सा है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n हो तो x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो बताता हूँ, हम लोग को पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मैं ले लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो कि
2, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या कहाँ से है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, तो मैं 2 इज इंटीजर ले लिया। तो x क्या लेना पड़ेगा बताओ, हम x की वैल्यू क्या लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 से बड़ा आ जाए। तो तुम खुद सोचो ना कि 2 पे ये 2 देगा, 2 के बाद जाएंगे तब भी 2 देगा, फिर यहाँ तक 3 तक, 2 से 3 तक ये 2 देगा, है ना, तो इक्वल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे ही 3 गए तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, यानी x की वैल्यू जो लेंगे हम लोग वो 2 से आगे इधर वाला लेंगे। तो यानी जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n हो, इस केस में हमारा x भी जो है ना, x की भी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n लेना पड़ेगा। तो जब भी प्रॉपर्टी का दिक्कत आए ना, तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। फिर मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब मान लो कि ये लेस देन इक्वल टू n है, लेस देन इक्वल टू n, तो x कहाँ से कहाँ लेंगे, इसमें भी समझना। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू मान लो 3 लिया, ठीक है, तो x क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते x लेस देन इक्वल टू 3। तुम क्या मिस किए पता है, देखो बताता हूँ मैं, ये यहाँ पे मान लो 3 है और इधर पे 2 है और इधर कहीं 4 है। तुम अगर यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हो ना x लेस देन इक्वल टू 3, तो तुम कह रहे तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएगा इधर वाला सोल्यूशन। लेकिन हम लोग को पता है कि अगर 3 से भी ज़्यादा लिए, मान लो 3.4 लिए, इधर का वैल्यू 3.4, 3.7 लिए, तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं, हमें इक्वल लगा हुआ है ना, तो 3.4 पे भी दे रहा है। तुम क्या कि x की वैल्यू सिर्फ 3 से इधर ले रहे हो, 3 से 4 वाला वैल्यू छोड़ दिए, जबकि हमें पता है कि 3 से 4 में भी ये 3 देगा ही देगा। तो इस केस में यहाँ से समझ में आया कि x जब लेस देन इक्वल टू n होगा तो x की वैल्यू एक आगे से छोटा होगा। कहने के मतलब हुआ, कहने का कि यानी इस केस में हम लोग लेंगे x लेस देन 4, इक्वल नहीं ले सकते 4, क्योंकि जैसे ही इक्वल लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 लेस देन 3 तो हो नहीं सकता, सिर्फ ओपन लेंगे। ओपन का मतलब 4 से जस्ट पहले तक, 4 से जस्ट पहले हम कुछ भी रखेंगे तो या तो इसके इक्वल आएगा या फिर छोटा आएगा। तो यानी इस केस में हमारा जनरल क्या हो गया, समझना यहाँ पे, इस केस में x जो आ गया वो लेस देन आ गया किससे, n+1 से, x लेस देन क्या आ जाएगा, n+1। सेम चीज इसमें ग्रेटेस्ट n से अगर सिर्फ बड़ा हो, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, इसमें इक्वल लगा था, इसमें इक्वल नहीं लगा है ना, ये भी देखना। x ग्रेटर देन सिर्फ n हो, यानी कि फिर से एक एग्जांपल ले लो, ग्रेटर देन मान लो कि 2 लिया, अब 2 से बड़ा ही आना चाहिए इसका वैल्यू। तो सोचो 2 से बड़ा आने के लिए अगर मैं यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया और इधर कहीं 4 लिया, अगर मैं 2 से बड़ा आना चाहिए इसका वैल्यू इधर, यानी कि 3, 4, 5 ये आना चाहिए, तो अगर मैं 2 से 3 का वैल्यू लेता हूँ तो इस पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 2, तो वो 2 के इक्वल होगा, जबकि हमें 2 से बड़ा लेना है ना। तो इस केस में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से, यानी जब हम देखो 3 पे आएगा तो 3 देगा, 3 बड़ा हो जाएगा, फिर 3 के बाद हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी सिंपल सा है कि इस केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेंगे n+1, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, n+1। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। नेक्स्ट है नोट कि m इंटू एक्स, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m था, हम m को डायरेक्ट बाहर कर दिए, तो क्या प्रोडक्ट में भी बाहर कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2.3 तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2.3 ऐसा लिखना है कि हो सर ये इक्वल नहीं, इक्वल होगा। तो अगर देखते हैं तो ये देखो वैल्यू आएगा 4.3 और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 2, तो 4.3 का इस केस में इक्वल आ गया, एक केस में इक्वल आ गया, है ना। और भी लेते हैं, हमें जनरलाइज करना है ना, और भी कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जैसे निगेटिव वाला लिया, निगेटिव में फंस जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ से क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2, इस केस में आ गया। अब लेते हैं निगेटिव वाला, हम चेक करते हैं, पॉजिटिव लिए तब तो आ गया, निगेटिव वाले हम केस में देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2.4, और इस केस में देखो तो 2 इंटू यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1.2 का -2 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 है, जबकि यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, -4 आ गया। तो देखो इक्वल है, नहीं है ना। पॉजिटिव के केस में आ जाता है, बट नेगेटिव के केस में क्या हुआ, नहीं आया। ठीक है, समझ में आया होगा। पॉजिटिव के केस में भी, और अगर हम लोग एग्जाम्पल कोई और देखें ना, तो कहीं ना कहीं फंसेगा। अब उसके लिए एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मान लो कि 5 इंटू 2.6 ले लिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू
2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आएगा ये 13, इसको मल्टीप्लाई किए 13 आया, जबकि यहाँ से करेंगे तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो तो ये आएगा 315, यहाँ से 13 आ गया जबकि यहाँ से 15 आ गया, इक्वल आया नहीं आया। तो कुछ केस में आ जाता है लेकिन ज़्यादातर केस में ये इक्वल नहीं आता हम लोग, लेकिन रिजल्ट जो लिखते हैं वो जनरल लिखते हैं ना, इसलिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो अगर नॉर्मली सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको नॉट इक्वल टू 0, हम उस x की वैल्यू हटा देते थे जिसपे ये 0 दे रहा है ना। डोमेन मतलब डिफाइन कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे ये 0 हो रहा होगा तो उस x की वैल्यू हम लोग क्या करते थे, हटा देते थे। बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वहाँ पे x स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक रहता था तो x की सिर्फ 2 वैल्यू आता था जिसपे वो 0 होता था। बट इस केस में बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन काम तो इतना ही करना है ना, डोमेन निकालना है। तो डोमेन डिफाइन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं ना कि हम इसको पहले 0 मान लेते हैं, जिस x की वैल्यू के लिए 0 होगा और रियल नंबर में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ से पहले इसको हम इक्वल सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल मान के, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, इसको तुम देखो तो आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 8 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। और ये माइनस 8 इक्वल टू कितना, 0। समझ में आया। यहाँ से कॉमन लो तो देखो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 8, यहाँ से कॉमन है 1 कॉमन लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 8 ये आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। दोनों जगह से ये सेम है तो जब इक्वल करेंगे तो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल, और एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल। अब बताओ, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 8 नहीं रख सकते, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 8 नहीं रख सकते हैं इसमें, चूंकि 0 आ जाएगा। -1 नहीं रख सकते इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, बट x की वैल्यू क्या होगा। अब बताओ किस x के किस वैल्यू के लिए 8 मिलता है। हम लोग को पता है ना कि 8 से 9 तक, 9 पे ओपन, ये पूरे x की वैल्यू पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 8 देता है। यानी इस केस में x जो आएगा वो आएगा 8 से 9, यानी इस वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा, 8 देगा। तो हम x की वैल्यू ये पूरा माइनस करेंगे, ये 8 से 9 तक। उसी तरह से -1 देखो कहाँ से कहाँ देता है, -1 से 0, इसके बीच में कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा, -1। तो यहाँ से यानी x क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1 से 0, -1 पे क्लोज, 0 पे ओपन। यानी कि इस x और इस x पे ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि डोमेन जब फाइंड करना हो f(x) का तो रियल नंबर में से हम इस दोनों x को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि डोमेन ऑफ f जो आ जाएगा, डोमेन ऑफ f वो ऑल रियल नंबर में से माइनस करेंगे किसको, इधर करेंगे किस, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 से 9 यूनियन, फिर उसके बाद क्या है, -1 से 0। यानी कि डोमेन हो जाएगा फंक्शन का ये, रियल नंबर में से इतने x को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि इतने x पे वो क्या हो रहा था, नीचे 0 हो रहा था, हम 0 नहीं ले सकते हैं ना। ठीक है, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। सिंपल सा है, इसमें भी डोमेन फाइंड करना हो एक एक करके डिफाइन कर दो। हम लोग को पता है कि इसके अंदर इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसका डोमेन निकाल लेंगे, दोनों का जो कॉमन पार्ट्स होगा वो क्या करना है, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन है ना, f(x) और g(x) है, दो फंक्शन का अगर एक साथ डोमेन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकाल के दोनों का डोमेन का क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो पहले यहाँ से इसका डोमेन देखो तो क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से देखो तो क्या आना चाहिए, 4 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों केस में है ना, रूट के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए।
ठीक है, यहाँ से देखो इक्वल टू 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। ग्रेटेस्ट यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, x को उधर ले गया। ठीक है, अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अभी हम पीछे प्रॉपर्टी में देखे थे ना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n हो तो x की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेते हैं, n लेते हैं इस केस में। यानी कि सिंपल सा है, 1 से बड़ा आना चाहिए, तो हम 1 से बड़ा कोई भी x की वैल्यू लेंगे, 1 भी ले सकते हैं, इक्वल टू लगा हुआ है ना, 1 या 1 से बड़ा कोई भी लेंगे वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को। तो इस केस में हमारा जो आ गया x की वैल्यू, हमें डोमेन होता है x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 है तो x कहाँ से कहाँ जाएगा, x जाएगा 1 से इन्फिनिटिव। अच्छा डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सिंपल सा अच्छा लिख देता हूँ, x सवार x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया इसका डोमेन, इस फंक्शन का। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अब यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, आना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं 4 होगा, इधर कहीं पे 5 होगा, इधर कहीं 3। अब देखो हम 4 लेते हैं तो 4 पे तो 4 आएगा, 4 के जस्ट बाद लेते हैं तब भी 4 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 लेते हैं तब जाके सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि हम लोग 5 से जस्ट पहले इधर कोई भी नंबर लेंगे तो इससे छोटा ही आएगा, 4 से छोटा ही आएगा, या फिर इक्वल आ सकता है। यानी x का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से देखो तो इस केस में x जो आएगा लेस देन आ जाएगा n+1, यानी कि बोले तो 4+1, x लेस देन 5। यहाँ से x जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटिव से 5, दोनों पे ओपन इंटरवल। इसका डोमेन फाइंड कर लिए, इसका डोमेन फाइंड कर लिए, दोनों का क्या ले लो, कॉमन, तो आ जाएगा वो पूरे फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन। तो कॉमन देखोगे तो क्या आ रहा है, ये 1 से इन्फिनिटिव जा रहा है, इधर 1 से इन्फिनिटिव जा रहा है, और वो 5 से छोटा इधर आ रहा है। कॉमन सिर्फ 1 से 5 है, 1 पे क्लोज 5 पे ओपन, यानी डोमेन ऑफ f जो आएगा वो देखना 1 से 5, 1 पे क्लोज 5 पे ओपन। आया समझ में, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व करना है दिस इनइक्वालिटी को, है ना। इसमें देखो ध्यान से देखो ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करो वो जो इसको इक्वल टू 0 कर दे, या फिर इसी को देखो, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, अलग ही फंक्शन है कोई, है ना, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है। जब दो अलग अलग फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं पहले, यानी कि x² - 4 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी यहाँ पे ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, तो x की वो वैल्यू चाहिए जिसपे दोनों इक्वल हो। अब बताओ, जब कोई दो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, दोनों फंक्शन इक्वल कब होता है, तो दोनों फंक्शन इक्वल का मतलब y की वैल्यू दोनों क्या देना चाहिए, सेम। तो जहां पे कट करता है ना, वहीं पे जो आता है वैल्यू वो ही x की वैल्यू है, जिस पे दोनों वैल्यू क्या देता है, सेम y देता है। देखो इस x के करस्पॉन्डिंग इसका भी वैल्यू ये है, इस x के करस्पॉन्डिंग इस लाइन का भी वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि सिंपल सा समझ में इतना तो आ गया कि सर x की वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करना है, यानी कि सिंपल सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए इसका, यानी कि जहां पे दोनों कट कर रहे हैं उसका उस वैल्यू निकाल दी, माने वो वैल्यू निकाली, उसका x वैल्यू निकाल दो, वो जो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो एक अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे आसान मेथड है ग्राफ मेथड, तो ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हम इसको अगर ग्राफ से इस पे सॉल्व करें ना तो पता चलेगा, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। y = x² - 4, ये हमारा पैराबोला होता है ना, y = x² - 4, ये पैराबोलिक कर्व है। वो भी कैसा है बताओ, y + 4 इधर ले आओ, इक्वल टू क्या है, x²। तो y = x² है तो ऊपर की ओर जाएगा, अब वर्टेक्स कहाँ होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि x 0 और y = -4, y की वैल्यू -4 इधर कहीं होगा, यहाँ पे -1 -2 -3 और इधर कहीं -4, यानी कि यहाँ पे वर्टेक्स लाइक कर रहा है। वर्टेक्स यहाँ पे आएगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा ग्राफ, ठीक है, ये इस तरह से। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y =
ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। अब ये ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वो उसके लिए हम लोग y इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी y की वैल्यू 0, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से x की दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2, तो ये वाला वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा, यानी 2,0, और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा -2,0। ये हम लोग एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिए किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ भी हम लोग को पता है कि अगर ये 2 है तो यहाँ पे कहीं 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 है, -2, -3 और ये -4, ये 1 होगा, इधर कहीं 3 आ जाएगा, उसी तरह से इधर कहीं -1, ये -2, इधर -3। हम लोग को पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, मैं देखो एक लेता हूँ, 0 से 1 के बीच में क्या देता है, वो 0 से 1 आता है, 1 पे ओपन, फिर 1 से जैसे इधर आएंगे, यहाँ पे मान लो कि 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 1 से शिफ्ट कर जाएगा 1 पे ग्राफ, ये 1 है, ये 2 है, 1 पे जैसे ही आएंगे ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा 1 पे, देखो यहाँ पे है ना, कहाँ जाएगा ग्राफ, 1 से स्टार्ट होके ये 2 पे कहीं देखो ना, इधर ही देगा वैल्यू, ये 2 पे, ये x इक्वल टू 2 पे ओपन है, ये 2 पे वापस शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, ये कट नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 पे देखो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर कहीं आने वाला, ये इसमें 2 पे वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 22 की वैल्यू कितना आ रहा था 0, यानी कि ये आगे नहीं जाएगा, इधर ही कहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, 1 से 2 पे 2 देगा, फिर जैसे ही 2 पे यहाँ आएंगे शिफ्ट यहाँ कर जाएगा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन 2 फिर इधर जाएगा, कहाँ तक, 3 तक, इधर कहीं 3 था हमारा, यहाँ तक आएगा, फिर उसी तरह से फिर 3 पे शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। अब ये ग्राफ इधर जा रहा है, ये इधर चलता चला जाएगा, अब वापस दोबारा कट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है इधर। फिर उसी तरह अभी नीचे अभी आएंगे तो 0 से -1 पे कहाँ होता है, -1 पे -1 देता है, तो इधर कहीं हो जाएगा, -1 पे -1 इस तरह से, चूंकि 0 पे तो 0 दे दिया इसलिए ओपन, -1 पे -1 तो इस तरह से ग्राफ होगा। फिर उसके बाद आ जाओ तो -1 से -2 के बीच में फिर से क्या देगा, यहाँ पे ओपन, और इधर क्या देगा, इधर ध्यान देना, इधर देगा ये वाला वैल्यू -2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे -1 पे ओपन, -2 पे क्लोज यहाँ, फिर उसके बाद आगे तो फिर ये कट किया किसके करस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू -2 के, ये यहाँ से कट किया x इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 3 में 2 आएगा, यहाँ पे -1 से 2 में -2 आएगा, 2 बार कट कर रहा है। फिर उसके बाद आगे हम लोग ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से हम लोग का ग्राफ चलता जाएगा, यानी कि यहाँ से दोनों का ग्राफ जब ड्रॉ किए तो पता चल रहा है कि कितने जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ 2 जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितना है, यानी अब इसको मैं मिटाता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर -4 इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, तो वो किस वैल्यू पे इक्वल हो रहा है, तो 2 पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रहा है 2, तो यानी एक बार 2 हो जाएगा, फिर दूसरी बार कितना है -2, तो एक बार कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू -2, 2 बार हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, x की वैल्यू यहाँ से आ गया ±√6, यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा ±√2, 4 वैल्यू आया, बट इसमें से सिर्फ 2 वैल्यू होगा, ये जो x इक्वल टू 2 था वो कहाँ था, राइट साइड था, तो यानी x की वैल्यू ये जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो जहाँ कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, वो इधर हम लोग ये प्लस लेंगे या माइनस, तो प्लस वाला यानी √6 ले सकते हैं, तो माइनस वाला यहाँ कट गया, तो यहाँ से एक वैल्यू हम सिर्फ लिख सकते हैं क्या, √6, एक ये हो जाएगा। यहाँ पे देखना इधर जो कट कर रहा है यहाँ पे ग्राफ, उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू क्या है, -√2 लेंगे, चूंकि निगेटिव साइड है, तो +√2 यहाँ से गायब हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से -√2, तो 2 सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 2, और वो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √6 और -√2, इसी 2 वैल्यू पे ये दोनों फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पे, है ना, कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। तो ये सिंपल सा है, ये कोई भी नंबर का
कोई भी नंबर दिया है ना उसका फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शन निकालता है। ये ऐसा मशीन है कि उसमें कुछ भी डालो तो उसका कोई भी नंबर का दो पार्ट्स होता है, एक इंटीजर पार्ट्स होता है, एक डेसिमल वाला पार्ट। तो डेसिमल वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऐसा है ना कि कोई भी नंबर उसमें इनपुट किए तो इंटीजर को गायब करके उसका फ्रैक्शनल पार्ट बाहर निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं 1.23, इसको डिनोट कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट से, है ना। तो 1.23 इसमें इंटीग्रल पार्ट देखो 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.23 है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.23। यानी यहां से एक चीज तो पता चल गया ना कि फ्रैक्शन कहां से कहां होता है, 0 से। अब कोई इंटीजर लिए 2 तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना आएगा 0 आ सकता है और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 1 तो नहीं, जैसे ही 1 गया वो इंटीजर हो जाएगा, फ्रैक्शन बचा ही नहीं। तो 0 से 1 के बीच में, तो यानी 1 से जस्ट पहले तक ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट। यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मिनिमम 0 आ सकता है और मैक्सिमम 1 से छोटा आ सकता है, 1 तक भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अभी। अब इसमें एक देखते हैं कि इसका एक और डेफिनेशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ये सबसे बेस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसे अभी जो डायरेक्ट मैं इसमें लिख रहा था ना 1.23, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्ट हम लोग यहाँ पॉजिटिव था तो 0.23, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से करूँगा ना -1.23 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.23 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 0.77 आ जाएगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया, इसमें तो डायरेक्ट ये लिख दिए, इसमें क्यों नहीं लिखे। तो उसके लिए एक अच्छा सा रूल है, क्या है कि डेफिनेशन कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है ना वो हमेशा एक्स माइनस इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सिंपल सा है, कोई भी नंबर का तुम फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हो तो क्या करो, उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट क्या करो, माइनस कर दो। तो एक्स वो नंबर है और उसमें से एक्स में से उसका इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीजर्स जो है उसमें उसको माइनस कर दिया। तो अब देखो, अब आसान हो जाएगा कि मैं क्यों -1.23 का 0.77 लिया। तो बताओ हमें क्या करना है, इसमें से -1.23 में से माइनस करना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां से देखो तो -1.23 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो अब देखो 2 माइनस इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.77 आ जाएगा। तो निगेटिव के केस में क्या होता है ना, वो एक माइनस पहले आ जाता है, इस कारण से वो कभी भी फ्रैक्शन पार्ट हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है ना। समझ में आया। अब ये तुम देखोगे कि अगर 1 से 2 लिए तब भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितना आएगा, यही आएगा। 2 से 3 जाओगे तब भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर सेम इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर कोई फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा हो तो उसको, उस फिक्स इंटरवल को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज कितना 1, फ्रैक्शनल पार्ट 1 यूनिट के बाद हमें रिपीट करना शुरू कर देता है। समझ में आया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, समझते हैं। इसमें आसान सा है, इसमें देखोगे तो ये 0 और 1 बाई की वैल्यू, बाई इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना। तो इसकी बाई की वैल्यू हमें पता है कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, वो भी 1 से जस्ट पहले तक, इतना ही जा सकता है। यानी बाई की वैल्यू, बाई पे ग्राफ जो जाएगा यहाँ से 0 से 1 तक ही रहेगा, उसके आगे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 से ज़्यादा कभी देगा ही नहीं और 0 से कम देगा ही नहीं कभी। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसी के बीच में रहेगा, है ना। अब चूंकि रिपीट कर रहा है ना 1 यूनिट्स के बाद, 0 1 पे देखो 0 पे 0 दिया, यहाँ पे कुछ और देगा, यहाँ पे जो रखेंगे, मान लो कि हम लोग अगर रखें 0.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 आएगा। अगर हम लोग जो x इनपुट कर रहे हैं y भी सेम आए तो इसका मतलब वो लाइन क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी लीनियर इक्वेशन। तो 0 पे 0 और 1 पे 1 नहीं देगा, 1 पे वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पे, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्कल। तो 0 से 1 में ये, फिर 1 से 2 में फिर से y की वैल्यू 0 से 1 देगा। तो ये इसी तरह से रिपीट करते जाएगा, है ना। तो दिख रहा होगा ना कि 1 यूनिट्स के बाद ग्राफ सेम टू सेम है, जितना ये ग्राफ है उतना ये ग्राफ है उतना ये ग्राफ है सबसे। तो उस 1 यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट।
तो इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, देख लो ना, डोमेन का मतलब x की वैल्यू इनपुट क्या डाल सकते हैं, तो हाँ x कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा, रेंज, रेंज मैक्सिमम यही मिल सकता है 0 से 1। पिछले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़े थे, उसका डोमेन और रेंज क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, इनपुट हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, लेकिन रेंज हम लोग को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चला इंटीजर है, तो उसका जो भी आउटपुट निकलेगा वो इंटीजर्स ही निकलेगा, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपर्टीज का देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज। सबसे पहला तो कि हम लोग x प्लस माइनस एम, एम इज एन इंटीजर है, ठीक है, एम हमारा क्या है, इंटीजर है, m इज एन इंटीजर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तुम खुद सोचो ना, 2.3 का हम लोग अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाले तब भी 0.3, इसमें तुम भले ऐड कर दो 2.3 प्लस 4 ऐड कर दो, कोई नंबर इंटीजर ऐड कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो सिर्फ इसका ही चाहिए, तो यहाँ से देखो ये आएगा 6.3, फिर से इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.3, तो इसको ऐड करने से कोई फर्क आया नहीं आया, तो वही है, देखो अगर हम x प्लस माइनस एम का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें या फिर डायरेक्ट x का निकालें, दोनों वैल्यू क्या आएगा सेम, बट ध्यान रखना कि m इज एन क्या होना चाहिए, इंटीजर, m इंटीजर के अलावा कुछ भी अगर ले लिए तुम, मान लो कि 1.2, तो अब इसका चेंज हो जाएगा, अब इसका अगर देखो तो ये हो जाएगा 3.5, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5, अलग आ जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना कि m क्या होना चाहिए, इंटीजर। फिर यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और माइनस x, अगर इंटीजर हो तो 0, अदरवाइज 1 होता है उसका वैल्यू, दोनों का सम, देखो कैसे, इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देखो x जब इंटीजर ले रहे हैं तो 3 ले लिया और उसमें फिर एक -3 ले लिया, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, दोनों इंटीजर है ना, तो दोनों का सम कितना आ गया 0 आ गया। बट अब दो सेकेंड वाला लेता हूं, ये वाला पार्ट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मान लो कि 1.2 और एक ले लिया -1.2, ये ले लिया, दोनों का देखते हैं, इसका तो हम लोग को पता है कितना आएगा 0.2 आएगा, और इसमें इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अब डायरेक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, ऐसे हम लोग को पता है कि क्या आएगा 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1.2, और यहाँ से -2 तो माइनस माइनस +2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.8, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8, तो कितना हो जाएगा इसके, जब भी निगेटिव में रहे ना तो जो यहाँ पे हो उसका 1 में माइनस कर दो, जैसे 0.2 था तो 1 में माइनस करेंगे 0.2 को, तो कितना आएगा 0.8 आएगा, तो इसका सम देखो कितना आ रहा है 1, तो हमेशा अगर इंटीजर हो तो 0, अदरवाइज हमेशा x और -x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 1 आएगा। सेम चीज इसमें देखो, ये वाला प्रॉपर्टी ये भी सेम इक्वल नहीं होगा, जैसे कि देख लो 4 × 2.3 लिए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है ना, तो अगर मान लेते हैं कि इक्वल है पहले, तो हमें क्या कर देंगे, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 सेम आना चाहिए भाई, लेकिन देखो सेम नहीं आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 2.23 4 जा 92, तो 9.2 हो जाएगा, और यहाँ से देखो तो 4 × 0.3 आएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ से तो आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट 0, जबकि यहाँ से क्या आ रहा है देखो 1.2, कभी ये हो ही नहीं सकता है इक्वल, तो यानी कि m अगर मल्टीप्लाई हो तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी, है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं एक, कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, हम लोग को पता है ना कि log x का डोमेन पता है ऑलरेडी, कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू भी 0 नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर, पहले x बाद में देखेंगे, पहले लॉग के अंदर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो तो x की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, x की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां से बताओ, x ऑल रियल नंबर ले सकते हैं क्या, हम x की वैल्यू इनपुट क्या डालें, हम लोग को पता है ना कि इसमें से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ये सही है या गलत, गलत है, थोड़ा सा देखो कैसे, अगर ऑल रियल नंबर लिए तो ऑल रियल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, इंटीजर अगर लेंगे, मान लो कि 2 लिया, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो log 0 डिफाइन है नहीं, यानी कि हम वो x नहीं लेंगे जहां पे ये क्या दे रहा हो 0,
तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहाँ पे देता है, इंटीजर्स पे। तो यानी हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, ऑल इंटीजर्स को माइनस करना पड़ेगा। यानी ऑल रियल नंबर में से इंटीजर को हटा दो, उसके अलावा तुम चाहे कुछ भी वैल्यू लो x को, तो यहाँ पे डिफाइन होगा। तो ये हो जाएगा डोमेन, ऑल रियल नंबर माइनस z। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से इसका रेंज फाइंड करना है ना। इसका देखो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। रेंज का मतलब क्या, बाई की वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग पहला मेथड तो पढ़े थे, बाई को, x को बाई के टर्म्स में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, x भी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। फिर दूसरा मेथड पढ़े थे ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि कोई नंबर है, उसमें से अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, तो ये किसके इक्वल आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल आता है। यानी कि देखो वहाँ से ध्यान से, तो फंक्शन f(x) इक्वल टू जो है वो कुछ और नहीं, ऊपर जो है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और नीचे भी देखो ना तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। इसको हम x को पहले लिख दो, इसको बाद में, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। यानी कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो जाएगा, है ना। f(x) की वैल्यू ये आ गया। अब इसका रेंज निकालना है, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके, जैसे वहाँ साइन x का पता होता था तो हम उसका यूज कर लेते थे। यहाँ पे देखो हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज पता है, हम लोग को ये मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो 0 से बड़ा देता है और 1 से क्या देता है, छोटा देता है हमेशा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो एक चीज इसमें भी और फंसेगा कि सर अलग अलग एक सिंगल फंक्शन के टर्म्स में आना चाहिए, ये भी फंक्शन अपॉन फंक्शन है ना। इसको एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 1 को इसमें ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 1 को ऐड कर दो और 1 को क्या करो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ठीक है यहाँ तक। अब इसको एक बार इसके साथ ले जाओ, इसको एक बार इसके साथ ले जाओ, तो यहाँ से देखोगे f(x) को अब मैं बाई लिख देता हूँ, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से जब दिस अपॉन दिस करेंगे 1 और माइनस ऑफ 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो सिंगल फंक्शन आ गया ये। अब इसका यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे, देखो हम लोग को पता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से बड़ा होता है और लेस देन किससे होता है, 1 से होता है। यहाँ तक आ गए। फिर 1 को ऐड कर दो, 1 को ऐड करेंगे बोथ साइड, तो 1 से बड़ा हो जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और लेस देन किससे आ जाएगा, 2 से। फिर से अब क्या करना है, रेसिप्रोकल पलट देना है। पलटेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा 1 अपॉन 1, यहाँ पे अब इनइक्वालिटी बदल गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, 1/2 से। फिर से निगेटिव माइनस लाना है, अभी यहाँ तक पहुंचे हैं 1 अपॉन दिस तक, अब माइनस लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी फिर से चेंज, तो ये हो जाएगा -1 से बड़ा -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और लेस देन किससे आ जाएगा, -12 से। अब क्या करना है, फिर अब यहाँ तक पहुँच गए, अब 1 को ऐड कर दो, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और लेस देन किससे आ जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे तो हाफ आ जाएगा। यानी अब ये देखो ये कुछ और नहीं है, बाई है। यानी रेंज कितना आ गया, बाई जो हमारा वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से बड़ा है बाई और लेस देन किससे है, हाफ। यानी ये हो गया रेंज, 0 से 2 हो गया रेंज। यानी इस फंक्शन का रेंज कितना हो गया, 0 से 2। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अब हम लोग देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आसान सा होता है, कुछ है नहीं इसमें, समझा देता हूँ कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा मशीन है कि उसमें 3 तरह की चीज़ें होती है। अगर तुम उसमें 0 डाले तो वो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अगर तुम उसमें पॉजिटिव वैल्यू डाले यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 0 से बड़ा कोई भी नंबर डाले तो हमेशा 1 देगा। और अगर उसमें निगेटिव वैल्यू डाले यानी कि 0 से छोटा तो वो हमेशा क्या देगा, -1 देगा। सिंपल सा है। अब ये देखो इसी को, अब x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, तो हम 2 चीज में इसको बांट सकते हैं, या तो x 0 हो सकता है, ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0। तो इस दोनों को एक साथ हम लोग क्या लिख दिए, mod x बाई x। यहाँ से x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x ग्रेटर देन 0 या फिर x लेस देन 0।
जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये मॉड हट जाएगा डायरेक्ट, x अपॉन x कितना 1। जब x लेस देन 0 लेंगे तो ये माइनस एक्स बाई एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल सा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन आसान सा है, 0 पे 0। अब 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर 0 से निगेटिव लिए तो हमेशा क्या देगा, -1। बस ये ग्राफ है, सिंपल सा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर डिफाइन है, इधर भी निगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी, बट रेंज सिर्फ 3 वैल्यू दे रहा है। कौन कौन सा, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है और -1 दे रहा है। सिंपल सा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे 2 एग्जाम्पल्स है, ये कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जल्दी से इसका एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका देखो, फाइंड द रेंज फाइंड करना है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोग को पता है ना कि एक्स स्क्वायर जो होगा ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम 0 आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिव आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और जब पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी इस केस में रेंज सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू देगा। कौन कौन देगा रेंज, इस केस में 0 आएगा और 1 आएगा। आंसर समझ में आ गया इसका। सेकंड वाला देखो, अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम लोग को पता है ना कि अगर d लेस देन 0, यहाँ से ध्यान से देखो ना, इसका d निगेटिव है, यहाँ से d निकालोगे तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, तो करेंगे तो ये देखो 4 - 12 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ गया। अगर d निगेटिव हो, d निगेटिव होता है तो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक का या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। तो ये होता है कब, जब a ग्रेटर देन 0, और ये होता है कब, जब a लेस देन 0। यहाँ पे a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो वो पता है कि पॉजिटिव है, तो यानी ये ग्राफ नहीं होगा, ये वाला होगा। और ये दिख रहा है कि ये जो y इक्वल टू जो भी ग्राफ है ये हमेशा ऊपर है। यानी कि सिंपल सा है कि इसके अंदर इनपुट तुम कुछ भी डालो तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब सिग्नम के अंदर अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं तो सिग्नम क्या देता है, आउटपुट सिर्फ 1 देता है। यानी इस केस में रेंज कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए आइडेंटिकल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।